35 साल के बाद बच्चे, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कोई रिस्क है क्या? यार पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्यों? तो चलो आज हम ये वीडियो में पूरा क्लियर करते हैं। अगर मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि हर एक का मेडिकल कंडीशन अलग होता है। तो ये मैंने वीडियो बनाया है पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने फेस किया है वो इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहूंगी, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 35 इयर्स के बाद क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है, क्या रिस्क फैक्टर इसमें होता है? तो फ्रेंड्स, एक कॉमन सा चीज है, जब हमारा एज 30 के अंडर होता है, अगर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ ही बढ़ते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो सपोर्ट करती है हमें। यानी जब 30 प्लस 35 प्लस होते हैं हम, तो हमारे बॉडी में काफी सारी डेफिशिएंसी पाई जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, ऐसे काफी सारे अलग अलग चीजें हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाती है। इसके लिए जब प्रेगनेंसी के लिए हम 35 प्लस में प्लान करते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बहुत तो होते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज करते हो, यानी प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर लाइफस्टाइल, यानी प्रॉपर खाना वगैरह आपका होता है, इसके अलावा आपका वेट प्रॉपर मैनेज है, तो ये सारी चीज अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, तो आपका प्रेगनेंसी जो है 35 इयर्स के बाद भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी भी आपका आराम से हो सकता है। अगर आपका ये सारे इश्यू है, यानी कि आपका पीरियड इरेगुलर है, आपका वेट मैनेज नहीं है, लाइफस्टाइल है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं अपना स्टोरी इसमें शेयर करना चाहूंगी। मेरा जो पहला प्रेगनेंसी था उसमें भी इशू था, यानी मुझे पहले प्रेगनेंसी में ट्विन बॉयज हुए हैं। मैंने अलग सा वीडियो इसमें बनाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे कंसीव हुआ था। सेकेंड प्रेगनेंसी जो है मेरा 35 प्लस एज में हुआ है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी था। मेरा पहले से इरेगुलर पीरियड था, यानी कि मुझे एवरी मंथ रेगुलरली पीरियड्स नहीं आता था। कुछ मेडिसिन या फिर कुछ अलग अलग उपाय करने के बाद ही पीरियड आते थे। इसके वजह से मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। उस टाइम कब कोई फैमिली इवेंट चल रहा था, तो उसमें मेरा ज्यादा फोकस था। मैंने सोचा कि ये सारे चीज खत्म करके मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी, ये सारे चीज रेगुलर कर लूंगी। ये सोच के मैंने छोड़ दिया था। जब हम वापस आए फैमिली इवेंट से, तब पता चला, हमने डॉक्टर विजिट किया, मुझे काफी ज्यादा डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा था, काफी डाइजेशन इशू था। तो मैंने 1-2 टाइम तो जो स्प्राइट, इनो वगैरह पी पी के निकाल दिया था, लेकिन मुझे काफी ज्यादा रोज होने लगा। तो ऐसा मेरे बॉडी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ फील मुझे नहीं आ रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कि मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम जरूर था, कि डाइजेशन मुझे काफी ज्यादा होने लगा था, तो मैं स्प्राइट या फिर इनो वगैरह पी पी के निकाल लेती थी। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर विजिट किया। डॉक्टर ने इमीडिएटली सोनोग्राफी चेक किया, तो डॉक्टर ने बताया, भाई यू आर 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो हम तो शॉक हो गए, भाई ये तो अनप्लान्ड है, हमने कभी सोचा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। डॉक्टर ने ये बताया। इसके बाद हमें डॉक्टर ने कहा कि एक फिर से आप एकदम 100% श्योर होने के लिए आप ब्लड टेस्ट और एनेमी स्कैन, जो पहला स्क्रीन टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, वो हमें करने के लिए बोला गया था। प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट स्क्रीन टेस्ट तो एनेमी स्कैन ही दिया जाता है, जिसमें प्रॉपरली हमें चेक किया जाता है बेबीज के जो पार्ट्स वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं। तो तभी हमने नेक्स्ट डे एनेमी स्कैन करवाया, कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाया। तभी उसमें तो प्रॉब्लम ये था कि मेरा इरेगुलर पीरियड होने की वजह से मुझे डेट याद नहीं था कि मेरा जो लास्ट पीरियड डेट है वो क्या था। तो जब भी हम जाते हैं कोई टेस्ट के लिए, कोई स्कैन के लिए, तो ये पूछा जाता है कि आपका लास्ट पीरियड डेट कब है। तो ये मुझे पता नहीं था। ये काफी टाइम ऐसा होता है कि अगर हम कुछ प्लान नहीं कर रहे तो हम डेफिनेटली नोट डाउन करके रखते नहीं है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ आता है या किसी को आता नहीं है, तो उस हिसाब से हम ये इतना ध्यान में नहीं रखते हैं। भाई ये हमें ध्यान रखकर उसको लिख के रखना है, याद रखना, वो हमें नहीं होता है। नॉर्मली कोई भी एक अंदाजा डेट डाल दिया था, इसके बाद अंदाजा कुछ डेट था वो मैंने बता दिया था उनको, उन्होंने भी नोट डाउन करके उस हिसाब से उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, उस हिसाब से रिजल्ट नेक्स्ट डे आया। तो जब भी रिपोर्ट आया तो उसमें हाई डिसऑर्डर करके आया गया, जिसे ट्राइसोमी 21 करके बोलते हैं।
तो रिपोर्ट में ऐसा डॉक्टर को हमने दिखाया, थोड़ा बहुत हमें भी समझ आया कुछ तो गड़बड़ है रिपोर्ट में। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको डाउन सिंड्रोम है। तो हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ऐसे काफी लोगों को पता नहीं होगा ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है प्रेगनेंसी में। तो हमने भी डॉक्टर ने बताया कि जब भी बेबी का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं होगा, बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, या फिर बेबी का जो पोस्चर है या लुक्स है वो एबनॉर्मल, इन शॉर्ट एबनॉर्मल बेबी आपको होगा। तो ये सारा चीज डॉक्टर ने हमें बताया। तो हम तो ऑब्वियसली डर गए क्योंकि ऐसा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था नहीं। क्योंकि ये ऐसा चीज इसीलिए बोला गया था क्योंकि मेरा जो एज था वो 35 प्लस था। 35 प्लस एज में ऐसा काफी पॉसिबिलिटी होता है, ऐसे डॉक्टर ने हमें बताया था। क्योंकि हमें बताया गया था कि अगर आपको बेबी रखना है तो आप रख सकते हो, आपके रिस्क के ऊपर है। क्योंकि ये रिस्क फैक्टर में ही होता है, क्योंकि बेबी ऐसे बेबीज को पता है कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने सफ़र करना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो ये मुझे कहा गया था, लेकिन ऑब्वियसली एक माँ का मन को कौन ही समझ सकता है। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर आई कम बैक टू यू। तो नेक्स्ट डे हमने कुछ और डॉक्टर्स को विजिट किया। डॉक्टर्स को हमने पूछा तो डॉक्टर ने कहा अगर आप श्योर नहीं हो तो आप एक टेस्ट आता है, वो है NIPT। उसका फुल फॉर्म है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। तो ये कॉस्ट कुछ 15 से 20,000 का कॉस्टिंग में आता है मुंबई में। हर एक एरिया में अलग अलग होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये एक टेस्टिंग होता है, नॉर्मल ब्लड टेस्टिंग होता है। ये काफ़ी क्लिनिक्स में, काफ़ी टेस्टिंग लैब में अवेलेबल नहीं होता है। काफ़ी गिने चुने जो डॉक्टर्स बताएंगे वहाँ पर ही हमें जाना होता है। तो उन्होंने कहा ये जो है वो 99% एक्यूरेट होता है टेस्ट, तो आप ये चेक कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट डे इमीडिएटली NIPT के लिए निकल गए। तो ये ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मली एज पर पहले से थोड़ा ज़्यादा ब्लड लिया जाता है, क्योंकि ये ब्लड जो होता है बाहर या फिर अलग सा उसका टेस्टिंग होता है। ऑलमोस्ट ये 13 to 15 डेज लग जाता है इसका रिपोर्ट आने के लिए। तो वो 13 to 15 डेज, सोचिए कितना धक 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 करके हमारा दिन गया होगा, कैसे हमने निकाले होंगे ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि इसके अलावा फैमिली का प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा था, बच्चे को अबॉर्ट कर ले। लेकिन ये मेरा मन नहीं मान रहा था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि सोच लो, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, इससे अच्छा अभी थोड़ा तकलीफ हो जाए तो कोई इससे हम निकल सकते हैं। लेकिन मेरा मन सच में नहीं मान रहा था। इसके बाद हम NIPT टेस्ट के लिए गए थे। तो आपको ये रिपोर्ट में आप यहाँ पर रखते हो तो ऐसा रिपोर्ट इसका आता है। ये रिपोर्ट में पूरा ग्रीन ग्रीन मार्क्स आया। तो हमने ये भी डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये भी इसका जो फ्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो मतलब 100% ये एक्यूरेसी नहीं है। मतलब 15 से 20 हज़ार देने के बावजूद भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता है कि आपके बेबी में सिंड्रोम है या नहीं है। तो इसके बाद और एक टेस्ट में करने बोले थे कि वो है, ये है एमनेसिटिसिस। तो ये जो टेस्ट होता है ये 100% एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होता है छोटे से अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है हमारे यूट्रस से निकाला जाता है, चेक करने के लिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, बर्थ डिफेक्ट है कि नहीं, और कोई भी अदर कंडीशन अनबॉर्न बेबी में है तो नहीं। ये टेस्ट स्क्रीन करती है। तो ये कर सकते हैं 15 to 20 वीक्स में ही। ये 100% एक्यूरेट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है मिसकैरेज का, क्रैम्पिंग हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, यहाँ तक कि लीकेज भी हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का, और प्री टर्म लेबर भी हो सकता है। इसमें काफी ज्यादा डिसएडवांटेज थे। तो ये डॉक्टर ने हमें बताया था और हमने इसका रिसर्च भी किया था। तो हमने इसके लिए मना किया था कि ये टेस्ट हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें रिस्क हो सकता है। अगर आप रिस्क लेकर आप टेस्ट करते हो, भले वो टेस्ट पॉजिटिव आया भी, लेकिन फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होगा डिलीवरी में तो क्या ही फायदा। इसके लिए हमने ये टेस्ट करने के लिए मना कर दिया था। हमने नॉर्मली NIPT टेस्ट से ही हमने हमारा प्रोसेस शुरू रखा। इसके बाद भी हम दूसरे डॉक्टर को दिखाए जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, उनके पास गए थे। तो उन्होंने सारा रिपोर्ट चेक किया हमारा कि प्रॉब्लम क्या है, एज की वजह से था। इसके बाद जो मेरा जो डेट फिक्स नहीं था पीरियड का, उसके वजह से भी था। तो ये सारा चीज़ हमने डॉक्टर को समझाया। डॉक्टर ने कहा इसमें कोई इशू नहीं है, NIPT में इतना फ्रैक्शंस का फर्क है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप गो अहेड कर सकते हो, यानी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कि ये बोलने के बावजूद भी फ्रेंड्स, तो मेरा जो प्रेगनेंसी का शेड्यूल था, पूरा जो 9 मंथ्स मेरा गया, 5 मंथ्स तो खैर मुझे पता नहीं था, जो 4 मंथ्स जो गए मेरे,
वो इतने क्रूशल थे। हर एक दिन मुझे पता है मैंने हर एक दिन कैसे निकाले, हर एक दिन डर डर के, हर एक दिन इतने पेशेंस से, इतने पॉजिटिव से मैंने ये चीज किया। बस कहा जाता है ना, जो दुआ में इफेक्ट होता है वो दवा में नहीं है, लेकिन मेरे केस में ये सही था। सिर्फ दुआ ने ही मेरा काम किया है। इट्स अ मिरेकल, गॉड हैज डन रियली अ मिरेकल टू मी। तो मेरी एक बेबी गर्ल हुई है जो परफेक्टली बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, एनआईपीटी में एज सच कोई इशू नहीं होता है, यानी कोई पेनफुल नहीं होता है। नॉर्मली एज अ ब्लड टेस्ट होता है। तो दूसरा टेस्ट है एमनियोसिटिस। वो थोड़ा सा क्रैम्पिंग पेन, जैसे पीरियड में क्रैम्पिंग पेन होते हैं वैसा पेन होता है। इसके अलावा ऐसा निडल इंसर्ट होता है, वो हमें समझ आता है। तो वो सारा चीज होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, यही तक था आज का वीडियो। होप ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय बाय।